सो हेलो यारो, कैसे हो सारे? बढ़िया। तो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर रिक्रूटमेंट। हमने स्टाफिंग ख़त्म किया था 6.1, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 6.2 से। तो ये चैप्टर बेसिकली बात करता है कि कैसे हम रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैसे हम अपने जो अ, जिस हिसाब के हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए उनकी हम सर्च कर सकते हैं। हम उनको कौन कौन से सोर्सेज से सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यही चैप्टर में भी हम उनको इनक्रेज कैसे कर सकते हैं कि वो हमें एप्लीकेशन भेजें हमारे एंटरप्राइज़ को। ठीक है, तो चलो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मेकिंग अवेलेबल पर्सनस टू फिल डिफरेंट वेकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सनस टू फिल डिफरेंट वेकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि पर्सनस को अवेलेबल करना ताकि जो हमारी वैकेंट पोस्ट हैं, जो खाली पोस्ट हैं, वो भर सकें। इसमें एफर्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमें अपनी एप्लीकेशंस भेजें। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें एफर्ट करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अट्रैक्ट होकर हमें भेजें, अपनी एप्लीकेशंस भेजें फॉर द अपॉइंटमेंट। इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। It is on account of the efforts to attract more and more people that the process of recruitment is known as positive process। ठीक है, तो मीनिंग तो इसका काफ़ी ज़्यादा आसान था। अब आते हैं इसके फीचर प्रोसेस पे। प्रोसेस इसकी 4 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, पहले हम आराम से समझते हैं ये इसकी प्रोसेस कहना क्या चाहती है। बाय वर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो इसकी प्रोसेस पहले कह रहे हैं कि रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब कि इसमें पहले हम देखते हैं रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे चाहिए, एक्चुअल में कितने बंदे चाहिए। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट ही तब हो जाता है जब हमें पता लगता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एक्चुअल मायने में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम इसमें सारा कुछ कंसिडर करते हैं। जब हम एस्टिमेटेड फिगर निकालते हैं ना कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उसमें हम सारा देखते हैं कि कौन से बंदे रिज़ाइन करने वाले हैं, कौन से बंदे प्रमोट होने वाले हैं, इंटरनल प्रमोशन होने वाली है, कौन से बंदे डिमोट होने वाले हैं, कौन से बंदे ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो सारा का सारा हम कंसिडर करके फिर हम देखते हैं कि हम कैसे हम अपनी एक एस्टिमेटेड फिगर निकालते हैं कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो रिक्रूटमेंट का स्टार्ट यहीं से होता है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कि हम देखते हैं कि कितने बंदे की हमें ज़रूरत है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पर्सनल मैनेजर। पहले डिपार्टमेंटल हेड से पूछा जाएगा कि हाँ जी आपके डिपार्टमेंट में कितने बंदों की ज़रूरत है। हर एक डिपार्टमेंट हेड से जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि जब हमें इतने बंदों की ज़रूरत है, तब हम क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड है वो पर्सनल एचआर मैनेजर के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद काम शुरू होता है पर्सनल मैनेजर का। ठीक है, तो आगे आता है आइडेंटिफाई करना सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। इस चैप्टर में बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कि कौन से सोर्सेज से हम अपना क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करा सकते हैं, कौन से सोर्सेज से हम एम्प्लॉयज़ उठा सकते हैं। ठीक है, कौन से सोर्सेज में एम्प्लॉयज़ की सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर सारा इसके रिलेटेड ही है। तो इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनियो। ऑन द रिसिप्टिव रिक्विजिशन ऑफ डिपार्टमेंट, पर्सनल मैनेजर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं यूज़ करते हुए वो देखता है कि कौन कौन से सोर्सेज से हम क्या कहते हैं पर्सनल अवेलेबल करा सकते हैं जिसमें डिफरेंट स्किल्स हों, मतलब जिसकी स्किल्स मैच करे विद द जिसकी स्किल्स मैच करे, यार क्या था वो सॉरी भूल गया मैं, यार जिसकी स्किल्स मैच करें विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, हु स्किल इज मैच विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस टाइप के पर्सोनल की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उस टाइप का ही हमें पर्सोनल अवेलेबल हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्लियर होगा, मैं रिपीट करूँगा दोबारा से, लेकिन एक बार सारा हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये हो क्या रहा है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, है ना, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। सेकंड स्टेज में जैसे हमने सोर्सेज ढूंढे, ठीक है, इंटरेस्टेड पीपल्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स।
इसको फैक्ट करने के लिए मतलब इसको संभव बनाने के लिए पर्सनल मैनेजर ना एक पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला एक कागज़ तैयार करता है, जिसमें क्या लिखा होता है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है, काम की नेचर क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, सैलरी की सारी डिटेल्स, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कितने से कितने ड्यूटी होगी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद ब्रीफ डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे 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 आपको कब इंटरव्यू होगी, कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर जाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है काफ़ी सिंपल और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आ सके। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ये वाला काफ़ी ज़्यादा आसान है। जब हमारे पास क्या कहते हैं एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन एप्लीकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये देखो हमें एप्लीकेशन आ गई, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहली जो कि फुलफ़िल करती हैं सारी कंडीशंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो सारी कंडीशन फुलफ़िल करती हैं वो, और दूसरी जो कि सारी कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करती हैं, तो सिर्फ इन वालों को आगे सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाया जाएगा, इन वालों को नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 1 पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट्स विच फुलफिल ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशन विच डू नॉट फुलफिल ऑल द रिक्विसाइट यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अ लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट्स who possess the requisite application is prepared. Such eligible applicants all are included in the selection process. तो चलो एक बार दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। पहले आता है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें देखा जाता है कि कितने बंदों की ज़रूरत है, उस हिसाब से डिपार्टमेंटल मैनेजर ये पर्सनल मैनेजर के नोटिस में लेके आता है कि कितने बंदों की ज़रूरत है, तो वो अवेलेबल करा के दो। तो आगे पर्सनल मैनेजर का अलग अलग सोर्सेज देखता है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कि कौन कौन से सोर्सेज से हम पर्सनल अवेलेबल करा सकते हैं, कौन सी पर्सनल जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड हो, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहती हो। उसके बाद इनविटेशन टू और इंटरेस्टेड पीपल कि पर्सनल मैनेजर एक वो चार्ट सा कह लो आप, या कोई एक पेपर तैयार करता है जिसमें ये सारा कुछ लिखा होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी, नेचर ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस, डिटेल ऑफ सैलरी, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी सारा लिखा हुआ है ये। लेकिन हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा उनको इंटरेस्टेड पर्सनस को भेजता है और उनको ये वापस सारा भर के भेजना पड़ता है। फिर वो ना एक लिस्ट बनाते हैं डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की, जिसमें 2 तरह के एप्लीकेंट्स होते हैं, एक जो कि सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और एक जो कि सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो सिर्फ यही वाले क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में भेजे जाते हैं आगे। सोर्सेज क्या हैं, तो चलो ये आगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकंड स्टेप था जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को अगर आपने सक्सेस बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर मैनेजर यहाँ पे फेल हो जाता है, अगर मैनेजर सोर्सेज को चूज़ करने में फेल हो जाता है, तो उसका सारा का सारा प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, वो ट्रांसफर प्रमोशन ले ऑफ, ट्रांसफर प्रमोशन ले ऑफ, ट्रांसफर प्रमोशन ले ऑफ। ट्रांसफर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि क्या कहते हैं, जहाँ पे समझो 2 डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक में काफ़ी ज़्यादा सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे में काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड है, या मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो जो जहाँ पे सरप्लस एम्प्लॉयज़ होंगे उनको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, जिससे क्या कहते हैं वहाँ की शॉर्टेज भी कम हो जाएगी, और क्या कहते हैं पूरा का पूरा उनका रिक्रूटमेंट इंटरनली होगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा बाहर से लिया है, उन्होंने अपनी ब्रांच से लिए हैं, उन्होंने कौन सा बाहर से रिक्रूटमेंट किया, उन्होंने अपनी ब्रांच से रिक्रूटमेंट किया, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये हो गया है ना। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो लोअर रैंक पे काम कर रहा है उसको अपॉइंट किया जाता है अपर रैंक पे, जिससे उनकी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, सैलरी भी एनहांस होती है, सैलरी भी बढ़ती है। क्या कहते हैं प्रमोशन को, जिससे जो एम्प्लॉय है लोअर रैंक का उसको अपर रैंक पे क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आता है लेयर ऑफ। ले ऑफ होता है जो टेम्परेरी सेपरेशन होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। क्या होता है, टेम्परेरी सेपरेशन होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, मतलब समझो काम नहीं है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो सारा टाइम अपनी लेबर को अपने पास नहीं रखते, ठीक है, वो ले ऑफ वाला मेथड यूज़ करते हैं। जिस टाइम समझो काम नहीं है, जिस टाइम ही काम होता है वो उनको कॉल करके बुला लेते हैं कि अभी काम है, तो फिर साथ ही में वो रिक्रूटमेंट हो जाती है उनकी। थोड़ा सा मतलब क्लैरिफाई करो इस कंसेप्ट को। टेम्परेरी सेपरेशन होती है, जैसे ही वो कॉल करते हैं वो अवेलेबल हो जाती है लेबर सारी, तो उसको कहते हैं ले ऑफ। इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लीडर।
मतलब एम्प्लॉयर खुद ही ये कहता है कि हाँ जी जिस टाइम काम होगा उस टाइम आपको बुला लिया जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। It is clear understanding between the employer and the employee that the preference will be given to that employee as and when the work will be available। मतलब वो कह रहा है कि जैसे देखो, वो कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास तो मतलब वही लेबरर्स होंगे, तो वो फिर उन्हीं को कॉल करे। वो ऐसे नहीं कि किसी और एम्प्लॉयज़ को बुला ले जिनके साथ वो उसने ले ऑफ किया हुआ है, जिनके साथ टेम्परेरी सेपरेशन की हुई है, तो उन्हीं को कॉल करे। ये कह रहा है कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है ले ऑफ वाला कंसेप्ट कि क्या कहते हैं वो फिर उन्हीं को बाद में प्रेफरेंस दे जिस टाइम काम आए। दस बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ वैकेंट पोस्ट पोजीशंस में भी फिल्ड अप। इसके मेरिट्स क्या हैं? पहले तो मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। मेरिट्स में सबसे पहला है मोटिवेशन, इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन ना काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है एम्प्लॉयज़ का जब रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से की जाती है, स्पेशली बाय प्रमोशन। अब मेरी बात सुनो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, छोटे मोटे चाहे कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको पता है कि प्रमोशन के चांसेस है, आपको शायद प्रमोट किया जा सकता है, तो आपके अपना काम करना मतलब थोड़ा सा काम कर दोगे या और ज़्यादा काम करना शुरू कर दोगे? ऑब्वियसली द लेटर ऑप्शन विल बी करेक्ट कि आप और ज़्यादा काम करना शुरू कर दोगे। तो वही कहते हैं, इससे ना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। बंदा सोचता है कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है काम करने के रिलेटेड। अगर उनको पहले से ही पता होगा कि उनका प्रमोशन पॉसिबल है, उनको इंस्पिरेशन फील होगी कि हाँ जी हम प्रमोट हो सकते हैं, इसलिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। Ambition to occupy post of higher rank will add to their morale and they will perform at the existing duty with utmost care and efficiency। आगे आता है इंडस्ट्रियल पीस। अगर प्रमोशनल एवेन्यूज अवेलेबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, जो कि मतलब एक शांति सी होती है वो बनी रहेगी। प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये मोटिवेट करता रहता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी परफॉर्मेंस और बढ़ाएं, और ज़्यादा लर्निंग करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद आता है ईजी सिलेक्शन। यार जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि पहले बहुत तरह अभी एक्सटर्नल पढ़ोगे आप, उसमें सिलेक्शन आसान नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, जिस बंदे को आप जानते नहीं उसको सिलेक्ट करना, जिसको आप जानते हो उसको सिलेक्ट करना, फ़र्क है ना, दोनों में फ़र्क है। इसलिए इसमें इजी सिलेक्शन होती है क्योंकि आपको पहले पूरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर सिलेक्शन फॉर द हायर पोस्ट इन्वॉल्व्स नो रिस्क। जब आपको पहले ही पता है कि बंदा कैसा है, ठीक है। आगे आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस कराना है किसी को। इंडक्शन जैसे आप जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हो गया, आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाएगा। इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है कि आपको आपकी कंपनी, आपके सुपीरियर, आपके सबॉर्डिनेट, आपके कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आपको सारा काम के बारे में बताया जाता है, सारी नेचर बताई जाती है काम की, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं इंडक्शन। कोई यार मेरी बात सुनो, जो पहले ही बंदा काम कर रहा होगा आपके उसमें, उसको आपको इंडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। इंडक्शन मीन्स टू अक्वेंट द एम्प्लॉयज़ विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन बट अच्छे से याद कर लियो, ठीक है। इंडक्शन मीन टू अक्वेंट द एम्प्लॉयज़ विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही अवेलेबल करा दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जिससे इंडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि इस मेथड से जो एम्प्लॉय है एक डिपार्टमेंट के, वो सरप्लस में उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है जहाँ पे शॉर्टेज होती है। उससे फिर क्या कहते हैं, सारी की सारी डेफिशिएंसी खुद ब खुद पूरी हो जाती है, जिससे हर्डल नहीं आता काम करने में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सोर्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा कम पैसा लगता है। जैसे आपने अपने डिपार्टमेंट में थोड़ी सी फेरबदल करनी है, इसको उठा के वहाँ पर रख दिया, इसको उठा के वहाँ पर रख दिया, उसमें फेरबदल ही करनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल सोर्स है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन उसको कोई ज़्यादा पैसे पूसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, ना उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि जब नया बंदा आएगा उसकी फिर सिलेक्शन वगैरह वो सारे फिर स्टाफिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। मोर ओवर सच एम्प्लॉयज़ डू नॉट रिक्वायर मच ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, उनको पहले ही सारा कुछ पता होता है कि क्या क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके डीमेरिट्स क्या है? स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। जो यंग ब्लड मतलब नया खून, वो नहीं, जैसे हम हैं, ठीक है, मेरी बात सुनो। अब चलो कुछ कोर्सेज को छोड़ के, मेरी बात सुनो, कुछ कोर्सेज छोड़ के, मेरे को वैसे ना सही बात बताऊं, मेरे को गवर्नमेंट के जो पोस्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको भी इतना तो थोड़ी सी क्लियरेंस होगी, इतनी थोड़ी क्लियरेंस होगी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने बंदों ने संभाल के रखी हैं, ठीक है। नए बंदों की एंट्री उसमें काफ़ी ज़्यादा कम है,
जैसे आप देखो पोस्ट 2-3 निकलती हैं, 1.5-2 लाख एप्लीकेशन आई होती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं कि वो अपने अंदर ही प्रमोशन डिमोशन वगैरह करते रहते हैं, जिससे हम जैसे जो हम अभी मेरी बात सुनो, ठीक है मैं मानता हूँ कि जो पुराने टाइम के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, अभी जो भी समझो एक सिंपल नॉलेज और एक हमने ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ना है, ये सारा आगे जाके आप और ज़्यादा इससे पढ़ोगे तो आपके पास इंटेंस नॉलेज हो जाएगी, इंटेंस नॉलेज। तो आप क्या प्रेफर करते हो कि एक मतलब ठीक है उस टाइम के इंसान को, उस टाइम के मतलब एक एम्प्लॉय को रखना चाहिए कि हमारे, मैं नहीं कहता कि उनको निकाल देना चाहिए, लेकिन हमको भी मौका मिलना चाहिए, हमको भी थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए कि हम भी उस पोस्ट पे, हमें भी उस पोस्ट पे वो रखना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। लेकिन जो ये इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो जो यंग ब्लड की एंट्री स्टॉप कर देते हैं। जैसे वो जो पहले से लगे हुए हैं या जो सिफारशी काम है जो भी है यार, जो इंटरनली अपने आप में प्रमोशन डिमोशन चल रहा है, उससे जो हम जैसे नए वो हैं स्टूडेंट वगैरह हैं, या कोई भी जो नया अपना सब कुछ कर चुका है, उसके लिए जॉब लेने क्यों दिक्कत हो रही है आजकल? क्योंकि पुराने हट नहीं रहे या अंदर अंदर ही अपना चली जा रहा है। तो वही दिक्कत आ रही है कि हमें सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब मेरी बात सुनो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है मेरी नॉलेज के हिसाब से, काफ़ी मैंने गवर्नमेंट पोस्ट में ये भी देखा कि समझो एक पेरेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को भी शायद वही जॉब मिलती है, जितना मैंने सुना है, मेरे को पता है। मतलब ये मेरे को लगता है ऐसे कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे अपने इधर उधर कि जब एक पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को उसके फादर की जॉब या वही जॉब अलॉट कर दी जाती है। तो ठीक है, फिर वो ये ना, वो एक फैमिली, मेरी बात सुनो, एक फैमिली आगे की आगे चल रही है, लेकिन जो जैसे हमारा प्राइवेट बिजनेस है, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट, हमारे घर में कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, तो हम जैसों को तो नहीं ना मौका मिलता। मैं बेसिकली वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जैसों को तो नहीं मौका मिलता। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि जो हमारा यंग ब्लड है, हमें कौन सा भी नॉलेज नहीं होगी या ऐसे कुछ, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो वो है द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज दैट द यंग एंड टेक्निकली साउंड पीपल डू नॉट गेट अ चांस टू एंटर द कंपनी। अब इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं पहले बोल चुका। तो ओल्ड पीपल रन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ देयर आउटडेटेड आइडियाज एंड नो न्यू आइडिया कैन डेवलप। इसका कोई गलत मतलब नहीं लेके जाए, मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ जी, जो मतलब पुराने बंदों को काफ़ी ज़्यादा समझ होती है हमसे, हमने अभी सीखना शुरू किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा समझ है, हमारे से तो काफ़ी ज़्यादा समझ है। लेकिन फिर भी यार मैं चाहता हूँ कि हम भी चांस, हम एक जो यंग जनरेशन है, हम भी चांस डिज़र्व करते हैं, रैदर कि एक जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक पोस्ट होल्ड करके बैठी है। हमें भी जो आउटसाइडर्स हैं, हमें भी थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। अभी आप भी देख लो, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, आपको लगता है कितने, चलो 10 पोस्ट निकाली गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसमें से 7 तो सिफारशी काम है, 3 में जो टॉप का बंदा होगा, चलो मैंने इतनी मेहनत की, मैं सेकंड नंबर पे आया, लेकिन उन्होंने उठाने तो टॉप वाले हैं ना। अब बंदा कहता है कि चलो जी हम टॉप तक की तैयारी करते हैं, ठीक है, टॉप वाला तो हो जाता है, लेकिन सेकंड वाला तो रह जाता है ना। वो क्यों रह जाता है? ये नहीं कि उसकी गलती है, उसकी वजह से रह गया, लेकिन हाँ मतलब एक सिफारशी काम या ऐसा कुछ चलता रहता है। उस वजह से जो हमारा क्या कहते हैं, मतलब इन टोटल मैं यही कह रहा हूँ कि जो इंटरनल सोर्सेज है ना, वो ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, वो खुद मोटिवेट अंदर जो मर्जी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मर्जी मोटिवेट हो जाए, उनका खर्चा बच जाए। लेकिन जो हमारी एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, मतलब हमें चांस नहीं मिल रहा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक। बताने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपने जाके देखा ही है, बड़ी एनर्जी के साथ आते हैं वो, मतलब एक जो सच्ची बात है, ठीक है, चलो कहीं मैं नहीं कहता सारे, काफ़ी ज़्यादा कम मैंने देखा, लेकिन आप मेरी बात सुनो, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जाते हैं वो, बहुत ज़्यादा। एक जैसे हम, मेरी बात सुनो, हमारी पहली जॉब होगी, चाहे 10,000 की जॉब हो, ठीक है, हम कितने ज़्यादा वो उससे जाते हैं ना कि भाई हमें अब काम करने का मिलेगा, या ऐसे कि मतलब कुछ भी, हमें काम से प्यार होता है। लेकिन उनको पता है यार भाई काम करो ना करो, तब भी 60, 70, 80, 90 हज़ार या 1 लाख रुपये हमारे अकाउंट में डल ही जाना है, ठीक है। तो उस चीज़ का, उस एटीट्यूड का फ़र्क होता है, उससे एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक बनते हैं। जब उन्हें पता है कि जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ में है, ठीक है, उन्हें पता है कि हाँ जी यहीं से एम्प्लॉयज़ उठाने, यहीं पे प्रमोशन होनी है, यहीं पे डिमोशन होनी है,
तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ना यार जो मैं बोलता हूँ उससे ना कोई ऑफेंड ना हुई हो, काफ़ी ज़्यादा देखेंगे जिनके पेरेंट्स वो ऐसे लगे होंगे, उससे ऑफेंड ना हुई हो। ये बस एक मेरा थोड़ा सा ओपिनियन है। मतलब यार ठीक है, आधों के लिए बेनिफिट है, लेकिन आधों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। उनके थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। आई एम नॉट जेलस यार, मेरे को पता है कि मैं जो करना है मैं वो वैसे भी कर लूँगा, चाहे जितनी मर्जी कम अपॉर्चुनिटीज़ कर लो मेरे लिए, तो मैं तो फिर भी कर ही जाऊँगा। बात आती है बाकियों की जिनको चांस ही नहीं दिया जा रहा, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कह रहा हूँ, इसलिए कोई ऑफेंड ना हो प्लीज़, ठीक है। बस एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलियो। कोई ऐसे ना होगी मेरे को कॉल करता फिर है कि हाँ जी आप ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे, लेकिन जब आप एक सोशली किसी सर्कल में खड़े होगे ना, यही सब कुछ निकलेगा भाई मुंह से। चाहे आप किसी पे जितना मर्जी ब्लेम लगा लो, जो चीज़ें नॉर्मली बंदा बोलता है वो तो नहीं बदलने वाली ना। इसलिए आगे आता है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, आपको लगता है जियो जैसी कंपनी में, या आपको लगता है कि ये इन्फोसिस जैसी कंपनी में ऐसा यूज़ किया जाता है कि अंदर अंदर नहीं, उनको पता है कि क्वालिटी मैटर्स, उनको पता है क्वालिटी मैटर्स। और क्वालिटी क्या, जो मेरी बात सुनो, ये पुराना बंदा है उसको घिस घिस के क्वालिटी आ जाएगी, ये जो पुराना बंदा है उसको घिस घिस के क्वालिटी आ जाएगी, नहीं ना। उनको पता है कि जो नया ब्लड होता है, जो नया खून होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोश होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, तो उस वजह से वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वो एक्सटर्नल एक या तो मिक्सअप या एक्सटर्नल सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सोर्स इज पॉसिबल ओनली इन द प्रीवियसली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। मोreover it is not essential that the entire recruitment need of the old organization may be fulfilled through this process। तो आगे आता है सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। यार मेरी बात सुनो, एक मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ तो वहाँ पे अकेला मैं तो नहीं हूँगा, जो जैसे मैंने पहले बताया था आई एम डूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो मैं ही अकेला थोड़ी हूँगा कंपनी सेक्रेटरी। काफ़ी ज़्यादा वो देने आए होंगे इंटरव्यू वगैरह, आप वहीं पे सपोज कर लो सिचुएशन को। तो मैं कैसी कैसी कैपेबिलिटीज़ अपने आप में डेवलप करूँ कि कंपटीशन सा बना रहे, ठीक है। वो मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अगर मेरे से थोड़ा सा भी कोई ज़्यादा दिखे बढ़िया हुआ तो वो उनको उठा लेंगे। लेकिन जब पता ही है कि मेरे को, मेरी बात सुनो, जब पता ही है कि मेरे को ही लेना है, मेरे से कोई 100 गुना बढ़िया है, जब पता है मेरे को ही लेना, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ यार। जब पता है मेरे को लेना, मैं क्यों मेहनत करूँ। इससे जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो हैम्पर हो जाती है, मैं क्यों मेहनत करूँ फिर। सेंस ऑफ कंपटीशन इज राउज्ड व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद अ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉय। दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट hinders the entry of better qualified employees, therefore the employees do not get a chance of any further competition। आगे आता है frequent transfers hit productivity negatively। चलो ये तो हुए थे जो बाहर वाले हो सकते हैं, एक इनके अंदर अंदर वाला भी एक डिसएडवांटेज है कि मेरी बात सुनो, मैं आराम से काम करने लगा हूँ बड़ा, चलो ये भी मान लिया मैं दिल से काम करने लगा हूँ इंटरनल सोर्सेज में, तो मैं काम करने लगा हूँ, एकदम से मेरी उठा के ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, मैं वहाँ पे दिल से काम करने लगा हूँ, ठीक है, फिर मेरी उठा के एकदम से ट्रांसफ़र कर दी, मेरा कोई काम ख़त्म तो नहीं हो रहा, मेरा कोई काम ख़त्म तो नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, दिस डू नॉट अलाउ देम अपॉर्चुनिटी टू बिकम एफिशिएंट इन एनी सिंगल जॉब। कि कोई भी काम में वो एफिशिएंट नहीं हो पाते, कोई भी काम में वो सही नहीं हो पाते, कंसिक्वेंटली द प्रोडक्टिविटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन गेट्स लोअर्ड। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ किस पे किए जाते हैं, लोअर रैंक्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। समटाइम्स दिस सोर्सेज ऑल्सो टैप टू फिल कैटेगरी ऑफ इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, साला लिखना भूल गए। तो उसके बाद कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर एंड वेरिड एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्सेज। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये ऐसे नहीं बैठे बैठे काटा मारा, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दी, काटा मारा, प्रमोशन कर दी, ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। It is the endeavor to every employer to select the best person from among the large number of candidates interviewed, main external source है। अब इसको ना हम आराम से करेंगे। पहले होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, समटाइम्स जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट वो ना फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे चिपका दी जाती है कि हाँ जी ये पोस्ट खाली है, इसकी इसमें ज़रूरत है, ये पोस्ट खाली है, इसमें ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली कहाँ पे लगाई जाती है, या तो वर्कशॉप पे, या ऑफिस में, या फैक्ट्री गेट में। जैसे कई
वैसे तो ये है तो छोटी बात ही, जैसे कोई छोटी छोटी शॉप्स पे बाहर लगा दिया, कपड़े की दुकान को यहाँ पर काम करने वाले की ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कि कोई भी मतलब कोई भी आके अपना क्या कहते हैं वो करो, एप्लीकेशन दो या कुछ करो, तो आपको वो उस पोस्ट पे रख लिया जाएगा। पीपल जो कि इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। इस मेथड को, ये मेथड स्पेशली किसके लिए होता है? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। इसको दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर्स। They are paid wages on daily basis. This method does not require any advertisement as is therefore cheap. जब उन्होंने खुद ब खुद लिख के लगा देना है, ठीक है, उन्होंने खुद ब खुद लिख के लगा देना है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो कैसे यारो, पता है थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली उस टाइम मैं ऑफिस में था, अभी मैं घर पे हूँ, तो मैंने आधा लेक्चर वहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था। तो एक सेकेंड, तो चलो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, पहले आता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कोई भी फैक्ट्री गेट के बाहर या कोई ऐसे नोटिस बोर्ड पे या ऐसे हम लगा देते कि हमें ये वर्कर्स की ज़रूरत है, इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, तो खुद ब खुद आके अप्लाई कर लो। तो वो होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये स्पेशली किन के लिए किया जाता है? अनस्किल्ड वर्कर होते हैं जो, या इनको कैजुअल लेबरर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड यार, इनको कैजुअल, ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, इनको कैजुअल लेबर्स भी कहा जाता है। ये डेली बेसिस पे होते हैं, तो इस तरह के मेथड के लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, कैजुअल कॉलर्स पे। कैजुअल कॉलर्स की अगर हम बात करें, अगर हम कैजुअल कॉलर्स की बात करें तो कई बड़ी बड़ी जो रेपुटेटेड कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट बंदे चाहिए होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, बार बार ना अपनी एप्लीकेशन सेंड करते रहते हैं कंपनी को कि अगर आपके पास कोई भी वैकेंट जॉब हुई, हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना। तो जो भी मतलब कभी भी आपको ज़रूरत हुई हमें रख लेना, तो एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है उनके लिए, उन सारे पर्सनस के लिए। और जब भी कोई वैकेंसी राइज होती है उनको कॉल कर लिया जाता है कि हाँ जी अभी वैकेंसी राइज है, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप कई बार जो बड़ी बड़ी होती हैं आपको मेल्स आती होंगी कि हाँ जी यहाँ पे यहाँ ये वाला काम खाली है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। तो ये वो आता है कैजुअल कॉलर्स में। कभी आपने सर्च किया होगा, कहीं पे अपना अप्लाई किया होगा कि कभी भी वैकेंसी अराइज हुई तो कर लिए, तो जब भी वहाँ वैकेंसी अराइज होती है तो वो आपको कॉल करते हैं। तो ये आता है बेसिकली कैजुअल कॉलर्स में। उसके बाद आता है मीडिया एडवर्टीजिंग। मीडिया ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वे है, मतलब एम्प्लॉयज़ को सर्च करने का, क्योंकि मीडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस कवर करता है, वो पूरा अराउंड द ग्लोब कवर कर लेता है, कि मतलब कहाँ तक मीडिया की अप्रोच है वहाँ तक वो कवर कर लेता है। इससे पीपल ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, स्पेशली जो हायर और मिडिल लेवल जॉब्स होती है उनकी तरफ। एडवर्टीजमेंट की वजह से, एडवर्टीजमेंट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, टेलीविज़न, मैगजीन्स। इन सभी चीज़ों जगह पर हम अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ, एक सेकेंड यार, बेसिकली यार इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वेकेंट जॉब्स, नेचर ऑफ जॉब क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कितनी है, रेमुनरेशन कितनी है, बाकी सारा जो एलिमेंट्स हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के वो आपको सारे बता दिए जाते हैं। This enlarges the scope of recruitment. This enlarges the scope or area of recruitment. ये हम अभी कहाँ पे हैं? आगे आता है, इस सिस्टम में ना कई बार लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट सेंड कर देते हैं, जिससे जो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसा ख़राब होता है। वैसे कई बार देखो हमें भी कुछ मिलता नहीं करने को, हम भी ऐसे ही कितना कुछ सर्च कर लेते हैं कि हाँ जी हमें अप्लाई कर दियो, हमें अप्लाई कर दियो, चाहे आपकी +2 ना आई हुई हो, लेकिन आप फिर भी क्या कहते हैं अप्लाई, मतलब एक ट्राई तो करते हो कि कैसा लगता है ऐसे करके। आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह भर देते हो, फिर आपको कॉल करते हो, बाद में आप बताते हो कि नहीं हम तो भी +2 हमने की नहीं है। तो ऐसे होता है कि इसका बस ये एक डीमेरिट है कि काफ़ी ज़्यादा अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, मतलब जो अभी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है या कोई सी भी रिक्वायरमेंट है, जिनके पास वो रिक्वायरमेंट नहीं होती वो भी एप्लीकेशंस फुलफिल कर देते हैं, जिससे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसा ख़राब होता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने काफ़ी जगह सुना होगा अपने पेरेंट्स से भी या ऐसे
कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें ना जो नेम और अदर पर्टिकुलर्स होते हैं जॉब सीकर्स के, जो कि जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में। ये नोट कर लियो लाइन, नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ जॉब सीकर आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। इस सिस्टम में ना जो पर्सोनल मैनेजर है वो फॉरवर्ड करता है कि हमें इस तरह की हमारी जॉब खाली और हमें इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। वो ये किसको पास ऑन करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसर्न को। फिर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है वो ना नाम भेज देता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन जो आपने क्वालिफिकेशन मांगी है उस क्वालिफिकेशन वाले ये बंदे हैं। तो फिर मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर वो उनको इंटरव्यू करता है और उनको सेलेक्ट कर लेता है एज पर इज ऑन रिक्वायरमेंट। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्टली फॉलोड टू सेलेक्ट टाइपिस्ट, क्लर्क और पीएम्स। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मार्क करवानी होती है, कई बार केस स्टडी आ जाती है कि टाइपिस्ट, क्लर्क और पीएम्स के लिए कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बढ़िया रहेगा। तो उसमें आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या तो टिक करोगे या तो फिल करोगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से चलो इस पॉइंट को पढ़ लें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं। समझो आपको जॉब चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम और अपना सारा जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी वो पूछते हैं आपको, आपका भरवा दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में। फिर जो किसी भी कंपनी का पर्सनल मैनेजर है वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों को पहले पूछते हैं कि हाँ जी हमें ये रिक्वायरमेंट वाला बंदा चाहिए, तो क्या आप ये अवेलेबल करा सकते हो। ये सबसे आसान मेथड है, उनको भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, इनके पास तो पहले ही बंदे होते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो उनसे पूछते हैं, ये अपने जो लिस्ट है उसमें से वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल्स होते हैं विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, वो उनको पास ऑन कर देते हैं कि ये बंदे हैं जो आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, वो ये वाले बंदे हैं, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर लो। फिर जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको इंटरव्यू करता है, उनको सेलेक्ट करता है एज पर इज ओन रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली कौन से किन पर्सनस के लिए चुनी जाती है, टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, पीएन हो गया। उसके बाद होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। इन पॉइंट्स में ना आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो तो माइनर सा फ़र्क होगा, जिससे ये पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो ध्यान से यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता होएगा, ठीक है। आई पहले आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। आजकल के दिनों में ना प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। ये एजेंसीज दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मार्क दैट लाइन, दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो क्या कहते हैं, जो वो होते हैं पर्सन्स होते हैं, वो अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं इनमें। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये होती है यूजुअली फॉर हाई और मीडियम लेवल जॉब्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सी जॉब के लिए होता है। जैसे फर्स्ट था कैजुअल लेबरर्स, वो सिर्फ अनस्किल्ड या लोअर लेवल जॉब्स के लिए होता था। आगे आता है कैजुअल कॉलर्स, वो मीडियम और थोड़ा सा मीडियम लेवल आप कंसिडर कर सकते हो। जो एडवर्टीजमेंट वो मिडिल और हाई लेवल, ठीक है। इसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसमें कुछ बताया, इसमें ये बताया टाइपिस्ट, क्लर्क और पीएन्स के लिए। प्लेसमेंट एजेंसीज ये किसके लिए, हायर और मिडिल लेवल जॉब्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे ये एजेंसीज ना सारा काम कर देते हैं रिक्रूटमेंट का ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बदले में वो हल्की सी फीस चार्ज कर देती हैं अपनी सर्विस के लिए, वो ना फीस चार्ज करती है ऑर्गेनाइजेशन से। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखते हैं डिमांड एंड सप्लाई में ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द नेशनल लेवल। कि मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप में वेकेंट पोस्ट आ गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने प्लेसमेंट एजेंसीज को कॉल कर दिया कि आप सारा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कर दो, तो वो सारा का सारा आपको बंदे अरेंज करके दे देंगे, ठीक है। आपका तो नाम लिखा ही होगा उनमें, मतलब जो जिनको काम चाहिए उनका नाम लिखा होता है, तो वो आपके लिए सारा काम कर देंगे, बस बदले में आपसे एक फ़ीस चार्ज कर लेंगे। तो ये बेसिकली काम होता है प्लेसमेंट एजेंसी का। फ़र्क क्या है, ठीक है, ऊपर भी ऐसे होता था नीचे भी ऐसे होता था। फ़र्क क्या है, पहला फ़र्क ये ना एक्चुअली अगर आप और कहीं से करोगे तो वो ऐसे ही बता देगा, ठीक है, मीनिंग पर थोड़ा सा आप अगर डिफरेंस जानोगे तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। फ़र्क क्या है इन दोनों में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और प्लेसमेंट एजेंसीज में। पहला फ़र्क, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कौन एस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट, ठीक है, और जो प्लेसमेंट एजेंसीज है वो कौन एस्टेब्लिश करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। डन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इसमें कौन से बंदे, किस टाइप के बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, टाइपिस्ट, क्लर्क, पीएम्स। और भी लेवल होंगे, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ये लिखा है तो आपने यही लिखना है। इसमें प्लेसमेंट एजेंसीज में कौन सी टाइप ऑफ जॉब्स होगी, हायर और मिडिल लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स।
आजकल के दिनों में मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। ये ना दीज फर्म्स आर एक्सपर्ट्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मिडल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। सेम ऊपर वाला, ठीक है, सेम। आगे देखते हैं। अगर कोई भी मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी मदद ली जाती है। देयर हेल्प कैन बी सॉट। ये फर्म्स ना ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन कंटेक्ट विद द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द मैनेजरियल पोस्ट। मतलब इनके पास पहले ही बंदे होते हैं, उनको बस कॉल करने कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है उनको कि हाँ जी ये वैकेंट पोस्ट खाली है, आप यहाँ पे आके अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। दीज फर्म्स आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल कैंडिडेट्स ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे वो लेबर वाला काम नहीं होता कि हाँ जी आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करो, वो लेबर भेज देता है। बस सेम वही काम होता है कि क्या कहते हैं, आपको ये वाले जो बंदे हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, आपको उनको कांटेक्ट करना होता है कि हमें ये बंदे चाहिए, इस टाइप के बंदे चाहिए। तो आपको ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा का सारा काम आपके बिहाफ पे कर देते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि जब भी कोई डिमांड अराइज होती है इनके सामने, तो ये अपने कैंडिडेट्स ऑफर करते हैं फॉर सच पोस्ट। फॉर एंटरिंग दिस सर्विस दे गेट देयर फीस और कमीशन। These firms also perform the job of advertisement for recruitment when the request is made to them। सब कुछ करेंगे, आपको इनके पास रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत है। अब देखो ये वाले पॉइंट में और जो ऊपर वाले पॉइंट में, इनमें दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। तो आप ऊपर वाला सेम टू सेम इसमें लिख भी सकते हो, ठीक है। उसमें भी मिडिल और हायर लेवल था, इसमें मिडिल और हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। बस बीच में ये लाइन डालनी होती है कि मैनेजरियल पोस्ट। सिर्फ ये है कि मैनेजरियल पोस्ट कोई वैकेंट होगी तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आगे चलें, एक सेकेंड। हाँ सेम है सारा, ठीक है। आगे आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जैसे आप समझो आप कभी मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स भी कर रहे हो। जब आपकी बैचलर्स एंड होने पे आ जाती है तो आपने देखा होगा कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास आती है, बड़ी छोटी को हर तरह की कंपनीज आपके पास आती है और देखती है कि आपकी इंटरव्यू वगैरह ली जाती है, आपकी थोड़ा बहुत देखा जाता है। मतलब आप कैंपस में से उठाया जाता है आपको, जैसे काफ़ी ज़्यादा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी होगी, पीयू हो गया, तो वो ऐसे करते हैं कि वो कहते नहीं आपकी जॉब लगवा के देंगे, आपको प्लेस करवा के देंगे। वो यही होता है, इनके ना कॉन्टैक्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ पहले इनके पास आती हैं कि हाँ जी, क्योंकि उनको भी बढ़िया है कि उनको फ्रेश ब्लड मिल रहा है। फ्रेश ब्लड मतलब खून चूसने को नहीं, मतलब एक यंग ब्लड मिल रहा है, यंग पर्सनस मिल रहे हैं विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी स्किल्स। तो इस वजह से ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टच में रहती है विद द पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग यंग टैलेंटेड पीपल। ये जो पर्सन्स होते हैं ये कॉलेजेस से आते हैं, यूनिवर्सिटी से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव अ प्लेसमेंट सेल ईच विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग देयर यंग स्टूडेंट्स टू फाइंड सूटेबल जॉब। वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है फिर वो आपको प्लेस करके देते हैं, इसलिए इनके पास एक प्लेसमेंट सेल होता है। जो एचआर मैनेजर होता है अलग अलग कंपनीज का, ठीक है, वो इन प्लेसमेंट सेल के टच में रहता है और सूटेबल पर्सन्स अपॉइंटमेंट के लिए ऑब्टेन करता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही है प्रैक्टिकली कि आपको ऐसे उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, कॉलेज में से ऐसे आपकी प्लेसमेंट साथ में करवा देते हैं। तो ये ऐसे सारा प्रोसेस होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पहले इनके कॉन्टैक्ट में रहती है और जैसे डिमांड राइज होती है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैंपस रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। वो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल्स बने होते हैं, तो जो एचआर मैनेजर होता है उनको इन्फॉर्मेशन भेज देता है, वो आप सभी की इंटरव्यू करके फिर आप में से कुछ जो सूटेबल होते हैं उनकी जॉब के हिसाब से उनको रिक्रूट और प्लेस करवा देते हैं वहाँ पे कंपनीज़ में। आगे आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे देखो मैं आपके पास काम लगाऊँ, ठीक है, आप मेरे बॉस हो, मैं आपके पास काम लगाऊँ और आप मेरे को कहोगे वंश अभी ना यार एक पोस्ट खाली है, मतलब वो बंदा छोड़ के जा रहा है या वैसे स्टार्टिंग से ही खाली है, कोई भी एग्जांपल ले लो आपकी, ये पोस्ट खाली है, अब हम क्या करें। तो मैं पूछूंगा सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सर और मैम हुएवर इट इज़, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जॉब के रिलेटेड। तो आप कहोगे ये रिक्वायरमेंट हमारी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा सर और मैम एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है या मेरी सिस्टर है या कोई भी है, मतलब मैं ये कहूँगा चलो सर मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आप जो क्वालिफिकेशन कह रहे हो सारी की सारी मैच्ड है, वो उसने सारा कुछ ये सब किया है, तो एक बार आप उसका इंटरव्यू कर लो, ठीक है, आप एक बार देख लो, आप एक बार उससे मिल लो। तो ये क्या किया मैंने, और आप कहोगे हाँ जी ठीक है मैं मिल लूँगा और मिल लूँगी, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, आपने रिकमेंडेशन ली मेरे से, आपने मेरे कहने पे उसको रख लिया, तो ये इसको कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में गुड रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो कई बार मैनेजर ना रिक्रूट करता है पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फील एनकरेज्ड एंड देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है उनको ज़्यादा बढ़िया मेरे को इंपॉर्टेंस में लगे कि हाँ जी सर और मैम आपने मेरे कहने पे इनको रख लिया, मेरे फ्रेंड को रख लिया, तो मैं आपका काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है, और मैं भी उसको जो मेरा फ्रेंड होगा मैं भी उसको चुन के रखूँगा कि भाई देख ले मैंने तेरे को लगवाया है, ठीक है, बेइज्जती ना करवाई हो मेरी, तो मैं भी इनकरेज, वो भी कंट्रोल्ड, तो ऐसे होता है। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अपॉइंटिंग लोअर लेवल में एम्प्लॉयज़। यार ऑब्वियस ही बात है, मैं उसको CEO की पोस्ट पे तो लगाने नहीं वाला। ठीक है, मैं जिस पोस्ट पे होऊंगा उससे तो छोटी पोस्ट ही दिलवा सकता हूँ उसको, समझ रहे हो आप। तो आगे आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी अभी हम आपको एग्जांपल देके हटा, ये ना लिंक होते हैं। देयर आर लिंक बिटवीन लेबरर्स एंड मैनेजर्स, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद बोथ द लेबरर्स एंड मैनेजर्स। कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते यार, जो जब हम कॉल करते हैं कि हाँ जी थोड़ी सी लेबर चाहिए, हमें ये घर का काम करवाना है या हमें ऑफिस का कोई काम करवाना है, तो उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉल करते हैं, तो वो लेबरर्स अरेंज कर देते हैं। जैसे कोई मैनेजर्स पुट अप डिमांड फॉर लेबर, दिस कॉन्ट्रैक्टर्स मेक अवेलेबल देयर सप्लाई। ठीक है, वो अरेंज कर देते हैं लेबर सारी, बस इसमें ये है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ लेबर रिक्रूटमेंट इज़ वेरी पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह, वही कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये किस किस काम में ये सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग यानी कि हम टीवी पे या किसी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट के सोर्स में ही हम अपना वो टेलीकास्ट करवा दें कि हमें ये पोस्ट वैकेंट है, तो कोई भी आके अपना अप्लाई कर सकता है। कई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इम्पोर्टेंस देती है टेलीकास्ट, अपनी जॉब को टेलीकास्ट करने में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी जॉब, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पॉसिबल रेम्यूनरेशन एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज आर डिस्प्लेस्ड। मतलब इससे क्या होता है, ये सारे पॉइंट का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको वो ना इंपॉर्टेंस देती है टेलीकास्ट कराने में। अब टेलीकास्ट से फ़ायदा क्या होता है, उनको रिक्रूटमेंट तो हो जाएगी वो ठीक है। एक तो कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी होगी कि हाँ जी हमारी इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी ये है, वो अच्छे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल दी, हमारी कंपनी ये कर रही है, इसका टर्नओवर ये आ रहा है, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। तो दोनों के काम हो गए, रिक्रूटमेंट भी होगी और हमने अपने अच्छी अच्छी बातें भी रख दी, एडवर्टीजमेंट भी हमने अपनी कर दी। तो ये फ़ायदा होता है टेलीकास्टिंग का। तो आगे आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग हम इंटरनेट पे डाल देते हैं। वेब पब्लिशिंग आपने कितना ही देखा होगा, jobstreet.com, clickjobs.com, naukri.com, तो ये सारा उस चीज़ में आ जाता है कि इंटरनेट, पहले तो हमने इंटरनेट की बकवास कर देनी है कि आजकल इंटरनेट के युग में हमने इतना क्या कहते हैं, हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इस युग में हमने इतने तौर तरीके सीख लिए हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वेबसाइट बन चुकी है इंटरनेट के कि अभी क्लिक करो तो सारे काम हो जाते हैं। तो दो स्पेशल एप्लीकेशंस गेट इंफॉर्मेशन थ्रू देम अबाउट द वैकेंट पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इन टच विद द कंपनी नीडेड देयर सर्विसेज। मतलब यार इन शॉर्ट आप देखो, इन वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको कहेगा कि आप साइन अप कर लो, आप अपना सारा ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल दोगे। ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह, जैसे कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको कॉल कर लेगी। तो ये होता है वेब पब्लिशिंग से कि आप इंटरनेट के थ्रू जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जॉब ले सकते हो और जो कंपनी है वो रिक्रूटमेंट कर सकती है। अब इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स आने से पहले ना हम क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट कर देते हैं। क्विक रिवीजन क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, किसी भी फैक्ट्री गेट पे या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट प्लेस पे, वर्कशॉप पे, ऑफिस पे हमने बाहर लगा दिया, यहाँ पे काम करने वाले की ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल लेबरर। मतलब कैजुअल लेबर की, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये स्पेशली किसके लिए की जाती है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जैसा बंदा जिसको वहाँ पे काम करने का बड़ी इच्छा है, बड़ी तड़प है, बड़ी अंदर से चुल मचती है मेरे को कि हाँ जी मेरे को वहाँ पे काम करना है, तो मैं हाँ जी बार बार उनको क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन भेजूँगा, प्लीज़ मेरे को रख लो। तो वो ना एक लिस्ट बना लेंगे कि हाँ जी पहले लिख देंगे, पहले तो इसको बड़ी चूल्हे, इसका नाम लिखो वंश देवा। और जो बंदे क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिखते रहेंगे, जो लिखते रहते हैं कंपनी को, तो उन सभी की लिस्ट बनेगी। और जैसे कोई वैकेंट पोस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी में पोस्ट खाली होती है, वो हमें कॉल कर लेंगे, आ जाओ आपको बड़ी चूल थी, आप यहाँ पे आ जाओ, कर लो काम, मर लो अब। ठीक है, इसका हो गया। आगे आता है मीडिया एडवर्टीजमेंट।
ये तो पता है यार, आप किसी भी थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, किसी भी थ्रू आप अपनी जॉब की एडवर्टीजमेंट करा दो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब खाली है। कोई भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन दे विद द रिक्विजिट और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें आप सभी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट में आप प्रोवाइड कर देते हो, नेचर ऑफ जॉब क्या है, रेमुनरेशन कितनी मिलेगी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारा कुछ आप कर लेते हो। इससे जो दायरा है आपकी रिक्रूटमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक डीमेरिट है कि जो अनक्वालिफाइड बंदे भी होते हैं ना, जो मतलब आपकी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करते, वो भी बस टाइम पास को आपके पास वो एप्लीकेशन भेज देते हैं, जिससे कंपनी का टाइम और पैसा ख़राब होता है। उसके बाद क्या आता है, ओए हाँ, उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सरकार के द्वारा। बस वर्ड्स पे थोड़ा सा कंसिडर करिए, जिसमें मैं ना लंबा खींचता हूँ। सरकार के द्वारा कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसका क्या काम है, जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया, मैंने अपना नाम, अपना क्या कहते हैं सारा कुछ दर्ज करवा दिया। तो किसी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, आपने रिक्रूटमेंट करनी है, पोस्ट खाली है, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कॉल किया, ठीक है, और उन्होंने मेरा नाम या मतलब मेरी जो अगर क्वालिफिकेशन मैच हुई, उन्होंने मेरा नाम दे दिया कि हाँ जी ये बंदे हैं, इनको आप रख सकते हो, तो वो मेरे को कॉल करेंगे, मेरी इंटरव्यू लेंगे और मेरे को अपॉइंट कर लेंगे। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या कहती है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। ये बेसिकली किसके लिए होती है, हाई और मिडिल लेवल जॉब्स के लिए। ऊपर वाली किसके लिए थी, टाइपिस्ट, क्लर्क्स, पीएन्स के लिए। ये वाली हायर और मिडिल लेवल जॉब्स के लिए होती हैं। ये बस अपनी फीस ले लेती हैं ये सारा काम करने की। दे आर हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑन द नेशनल लेवल। आगे आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। ये भी सेम टू सेम वही है, मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को वो अवेलेबल कराती है। अगर कोई भी मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट होती है तो इनकी हेल्प ली जाती है, ऑर्गेनाइजेशन इनकी हेल्प लेती है, ठीक है, और बदले में अपना कमीशन चार्ज करती है। कैंपस रिक्रूटमेंट, आप कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स बने होते हैं, जैसे आपकी डिग्री वगैरह पूरी होती है या होने वाली होती है, तो कंपनी जो होती हैं वो इन प्लेसमेंट सेल प्लेसमेंट सेल के टच में रहती हैं, और जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन पूरी या क्या कहते हैं अभी पूरी होने वाली होती है, तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर ली जाती है कैंपस में से। आगे आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मैं कह दूँ कि मेरे फ्रेंड को रख लो, वो आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, हम लेबर को कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते हैं कि हमें इतनी लेबर की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें क्या कहते हैं लेबर अरेंज कर दो। उसके बाद आता है टेलीकास्टिंग। मैं अपनी टेलीकास्ट कर रहा हूँ कि हाँ जी मतलब एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ही होता है कि हाँ जी हमें ये इसकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ नहीं सॉरी हम टेलीकास्ट कर देते हैं, जिससे हमारी वैकेंट पोस्ट का भी पता लग जाता है, और हम अपने स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स जो कंपनी के वो भी डिस्प्ले कर देते हैं। आगे आता है वेब पब्लिशिंग। वही हम ऑनलाइन क्या कहते हैं naukri.com पे, jobstreet.com जो भी वगैरह वगैरह वहाँ पे हम साइन अप करके हम जॉब्स ले सकते हैं। उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आसान, क्या कहते हैं वो कंपनीज भी ऐसी साइट के साथ टच में रहती है, और हम भी, जिससे हमारी क्वालिफिकेशन अगर कंपनी के रिक्विजिशन के साथ मैच करती है तो वो हमें उठा लेती हैं। उसके बाद आता है मेरिट्स। एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो मेरे को फटाफट अभी ख़त्म करना है। मेरिट्स, जी मेरिट कोई ज़्यादा है नहीं। मेरिट्स क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल, जो ना एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं क्वालिफाइड की जो बाहर के बंदे हैं वो एंटर कर सकें। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एप्लीकेंट को भी, फ्रॉम द आउटसाइड। वाइडर चॉइस, काफ़ी ज़्यादा चॉइस हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंटरनली हमें जो बंदे जिनको हम जानते हैं, जिनका हम मुंह रोज़ देखते हैं, हमें उनमें से चॉइस करनी है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी चॉइस है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बंदे भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंडसेट वाले बंदे भी होंगे, तो हमें वाइडर चॉइस मिल जाती है। फ्रेश टैलेंट, जो एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट है वो ना हेल्प करता है पीपल विद न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज़ टू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन विच सर्टेनली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो नए और क्रिएटिव आइडियाज़ वाले बंदे हैं उनकी हेल्प करता है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो पुराने वाले बंदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम जैसे नए एम्प्लॉयज़ के टच में आते हैं, जिससे ना एक फील आती है कंपटीशन की, इसलिए वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। कभी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी वो सिर्फ कंपटीशन के प्रेशर से होएगी। जब आप अकेले हो, जब आपको पता है आपके कंपटीशन में नहीं है कोई भी, तो आपको फिर वो जो स्पिरिट से आप काम करते हो ना वो नहीं होता। फिर लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। जब क्या कहते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, हम सभी मैं होऊंगा, मेरे साथ कोई भी होगा, ठीक है, तो हम सभी नए चेहरे हैं कंपनी के लिए, जब तक कोई सिफारिश ना पड़ जाए उसको, तो हम सभी नए चेहरे हैं कंपनी के लिए, इसलिए कोई फेवरेटिज्म, कोई नेपोटिज्म ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स आता है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब यार अगर जब हम आएंगे, ठीक है, हम नए बंदे आएंगे, हमें क्या कहते हैं, हमें क्या पता हमारे पास ऐसी स्किल्स हो, ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो जो उनके पास ना हो, उनमें तो आग लगेगी
उनको तो आग लगेगी यार इनको क्यों रख लिया यार, अब इनका नाम होगा, हम तो क्या कहते हैं, हम तो रह गए बस। तो बस ये होता है कि इट पुट्स एन एंड्स टू द चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ, दिस नेचुरली अफेक्ट्स देयर मोरल एंड दे डू नॉट वर्क विद फुल डेडिकेशन। आगे आता है काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, अब इतना प्रोसेस पढ़े हमने, ये एक बार में थोड़ी होता है, कितना बड़ा लेंथी प्रोसेस है, कितना ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। लेंथी ऐसे पहले हम एप्लीकेशंस की वेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, कॉस्टली इसलिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है एडवर्टीजमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस में, ट्रेनिंग देनी है उनको नए बंदों को, फिर चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। मैं आपके सामने चौड़े मार जाऊँ, मेरे को सब आता है, सब आता है, सब आता है, आपने 2-4 सवाल पूछे, मैंने 2-4 तुक्के में जवाब भी दे दिए, एक्चुअल में मेरे को कुछ नहीं आता, तो आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर दी, सारी ट्रेनिंग वगैरह मेरे को दे दी, बाद में आपको पता लगा मैं तो निठल्ला हूँ, मैं तो लुल्लू, मेरे को तो आता ही कुछ नहीं, तो फिर वो आता है आप एक रॉन्ग सिलेक्शन कर लो तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा ख़राब हो जाता है। इट कैन इवन इफ देयर इज अ सिंगल रॉन्ग सिलेक्शन लाइक मी, इट कैन कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन वेरी हैवीली, इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर व्हेन द एम्प्लॉयज आर कन्विंस्ड। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि अभी चांस नहीं बचा प्रमोशन का, तो वो क्या कहते हैं, लीव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, छोड़ देते हैं। वो बस यही है कि लेबर टर्नओवर जब क्या कहते हैं वो छोड़ने लग पड़ते हैं ना हमारे एम्प्लॉयज़, तो उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर कब कम होता है, जब एम्प्लॉयज़ स्टिक रहें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको छोड़े ना। 1-2 एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, जब मतलब एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ छोड़ने लग पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम कहते हैं उसका लेबर टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ इट, यही है। दिस सीरियसली अफेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अब अगर हमें पता लगने लग पड़े कि क्या कहते कि इस कंपनी में से इतने बंदे जा रहे हैं, तो हम फिर उस कंपनी की तरफ जाएंगे थोड़ी। दिस डज नॉट एनकरेज गुड टैलेंटेड पीपल टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हमारा रिक्रूटमेंट का चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये था बेसिकली यार वो सारा कुछ, बेसिकली यही था। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है, बस आपको सोर्सेज, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। और फाइनली अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, क्वेरी या कुछ भी आता है तो बस कॉल कर लियो 8837832278, ठीक है, 32278, बस कॉल कर लियो, ठीक है। चलो, वेल डन, टेक केयर गाइस, ओके।